नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 53। इससे पहले हम लोगों ने 52 सेट कंप्लीट कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ। जाके हमारे चैनल पे दरोगा प्लेलिस्ट पे 52 सेट अपलोडेड है। चलिए देखते हैं आज का सेट। और आज का पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यह किस वाद में दिया था? केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर सी। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इससे पहले बेड़ूवादी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और वहीं केशवानंद भारती में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। वहीं बात करें गोलकनाथवाद, यह 11 जजों वाले पीठ था, जिसमें जो कि दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। केशवानंद भारती में 13 जज थे। कितने जज थे? 13 जज थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? धर आयोग, ये भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। जेवीपी, ये भी संबंधित है। फजल अली, ये भी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राजमंदार समिति, राजमंदार समिति का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य के बीच संबंधों के सुधार के लिए राजमंदार समिति का गठन किया था 1970 ईस्वी में। वहीं बात करें एसके धर समिति, ये धर समिति इसका गठन किया था 1948 में। भाषाई आधार पर इन्होंने जो है राज्यों का पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जो कि मान्य नहीं हुआ। उसके बाद फिर जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया और पटेल, ये तीनों थे इस समिति में। इन्होंने जो है भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करना था उसका विरोध किया। और वहीं बात करें फजल अली, तो इसका गठन किया था 1953 में। इन्होंने 1956 में जो है अपना रिपोर्ट दिया था और इसी के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है भाषाई एवं धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर जो है अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। अच्छा, आप लोग बताएं, सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन हुआ था 1 मई 1960, 1 मई 1960। उसके बाद नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में, हरियाणा का 1966 में। क्वेश्चन आते हैं सिक्किम, तो सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में, सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में हुआ था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 संसदीय सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुलेमित युग्म की पहचान करें। तो कौन सुलेमित है देख लेते हैं। वर्ष 2000, न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 943। और बाल लिंगानुपात कहीं 918, कहीं 919 दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। 918 मान के हम लोग चलेंगे। तो लिंगानुपात कितना है? 943। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो 918। अच्छा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। किस राज्य का है? केरल का। कितना है? 1084। सबसे कम किस राज्य का है? हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का, 879, 879। वहीं बात करें सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। और सबसे अधिक बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918। कितना है? 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात
935। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत ये दिया था मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। वहीं बात करें एडम स्मिथ, इन्होंने भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण सिद्धांत दिया था। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण सिद्धांत दिया था। वहीं बात करें रॉबिन्स, तो रॉबिन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? साधन की सीमांता तथा चयन का सिद्धांत दिया था। वहीं कीन्स की बात करें तो इन्होंने रोजगार सिद्धांत दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो इसका निश्चित इसका जो है मांग घट जाएगा और चाय का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जब समतुल्य वस्तु का अगर किसी एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो छोटे किसान वो होते हैं जिनका भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम हो, तो वैसे किसान को हम लोग छोटे किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे किसान कहते हैं। सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। कैसा? सीमांत किसान कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मध्यम किसान किसे कहते हैं? तो 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच वाले भूमि वाले किसान को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम किसान। और 10 से अधिक वाले को हम लोग बड़े किसान के दायरे में रखते हैं। तो सीमांत किसान हो गया 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर को हम लोग लघु किसान, और 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर को मध्यम किसान, और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को बड़े किसान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की गुरुत्वाकर्षण में अत्यल्प है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम है, इसलिए वहाँ हम लोग अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न है सर सीवी रमन को उसके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें एक्स किरण की खोज, तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो ये रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने किया था। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? विक्टर हैस ने किया था कॉस्मिक किरण का खोज। और प्रकाश की गति को किसने नापा था? रोमर ने नापा था। किसने नापा था? रोमर ने प्रकाश की गति को नापा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रडार का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं सौर विकिरण का पता लगाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं पायरेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। ग्रहों को देखने के लिए हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? दूरबीन का प्रयोग। अब भूकंप की तीव्रता पता हम लोग किस पे लगता है? तो रिक्टर पैमाने पे। भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम लोग रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। अच्छा रेटिना, तो रेटिना जो है किस लेंस की भांति काम करता है? तो यह उत्तल लेंस। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति हमारा रेटिना कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? ये अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी। पानी की बूंदें अवतल लेंस की भांति प्रतीत होता है। वहीं बात करें अवतल लेंस,
अच्छा, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। वहीं बात करें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में यानी जब भींगा हो शरीर किसके समतुल्य होगा? तो 10⁻6 ओम, ऑप्शन नंबर सी 10⁻6 ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। वहीं इस अम्लों की बात करें तो आप लोग बताएं, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये किस में पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं बात करें सिट्रिक अम्ल तो खट्टे चीज, सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं एसिटिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? सिरका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सिरका में। अच्छा, अंगूर में कौन सा अम्ल? अंगूर और इमली में, तो अंगूर और इमली में टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसलिए उसमें जो है सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो विटामिन सी का संचयन शरीर नहीं कर सकता है। अच्छा, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या होता है? बी का क्या होता है? तो बी का होता है थायमीन। वहीं बात करें सी का तो एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का बात करें तो केसीफेरोल, ई का बात करें टेकोफेरोल और के का बात करें फ्लिंकोविनोन। अच्छा, आप लोग बताएं विटामिन ए क्या चीज़ में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक गाजर में पाए जाते हैं। गाजर में विटामिन ए। विटामिन बी की बात करें तो अनाज, फल, सोयाबीन, पनीर, अंडा, दूध ये सब में क्या विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन सी किस में पाए जाते हैं? खट्टे चीज़ों में, आंवला, संतरा, नींबू ये सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन डी किस में पाए जाते हैं? तो विटामिन डी ये मछली में और दूध में और मक्खन में ये सारे में, और सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग विटामिन डी लेते हैं। वहीं विटामिन ई अंकुरित अनाज में और विटामिन के तो ये अंडा में, सब्जी, टमाटर, सोयाबीन और केनोला तेल में विटामिन के पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्लैग चूहा से फैलता है, बिल्कुल सही। रेबीज कुत्ता, टेप वार्म सुअर, ये भी सही। पोलियो बंदर, ये गलत है। पोलियो वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह कैसा दर्पण होगा? तो वह या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, इसलिए वह काली हो रही है। ईंधन जब पूरी तरह से जलता है तो उसका जो लालिमा होता है वह नीला हो जाता है। कैसा होता है? नीला हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, तंतुपास्थी जिसे फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो फाइब्रस बोन संधि ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। तो अच्छा आप लोग बताएं, हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, जिसे स्नायु भी कहते हैं।
वहीं हड्डी को मांसपेशी से कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो ये कौन जोड़ता है? टेंडन्स जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन्स जोड़ता है, जिसे कंडरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा भी कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। वहीं सोने की बीमारी, इससे भी मस्तिष्क प्रभावित होता है। हृदय हम लोग जानते हैं, हार्ट अटैक जो है हृदय से संबंधित है। वहीं वृक्क की बात करें, किडनी की बात करें, तो ये इससे जो है मधुमेह बीमारी से यह प्रभावित होता है। वहीं फेफड़े की बात करें तो ये टीबी, फेफड़े की बात करें तो टीबी, निमोनिया, ये सारे किससे प्रभावित होते हैं? ये इस सारी बीमारी से फेफड़े प्रभावित होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है। वहीं दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, ये सारे सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो पाराध्वनिकी तरंगे, किरणें। ऑप्शन नंबर डी। एक्स किरण हम लोग जानते हैं, एक्स किरण जिसकी खोज रोंटगन ने किया, गामा किरण जिसकी खोज पॉल विडाल ने किया, पारावैगनिक किरण इसकी खोज हर्सेल ने किया। किसने किया? पारावैगनिक किरण की खोज हर्सेल ने किया। ये पाराध्वनिकी किरणें ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो होती है जिसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक कौन होते हैं उत्पादक? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्रमुख उत्पादक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति की बात करें तो हम लोग जानते हैं यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह अपनी धुरी पर जो है अपनी धुरी का चक्कर कितने समय में लगाता है? सबसे कम समय में लगभग 10 घंटे में लगाता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा इसे करने में इसे 12 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 साल लगते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। 1000वां भाग है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। वहीं शनि की बात करें तो शनि की अगर हम बात करें तो शनि जिसका घनत्व सबसे कम होता है, शनि जिसका घनत्व सबसे कम है, और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके चारों ओर वलय का होना। वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के वलयों की संख्या है 7। कितनी है? 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन। और अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास ही है। वहीं बात करें शुक्र की तो शुक्र जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। और वही बात करें शुक्र तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध आकार में सबसे छोटा और सबसे हल्का है। यह सूर्य के सबसे निकट है। इसका विशिष्ट गुण क्या है? यह भी एग्जाम, बुध का विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध पर चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका विशिष्ट गुण है। और सर्वाधिक तापांतर इसी ग्रह पर पाया जाता है, बुध ग्रह पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। इसे मैप में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। शुरू से हम लोग देख लेते हैं। ये अलकनंदा की धारा है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग से? विष्णु प्रयाग से। वही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है और इधर से आके
इधर से आके नंदाकिनी मिलती है तो इसे नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग करते हैं। फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इधर से आके पिंडार मिलती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से मंदाकिनी की धारा आके मिलती है तो इसे हम लोग रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग के नाम से? रुद्र प्रयाग के। फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है और फिर इधर से आके भागीरथी मिलती है तो इस संगम को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कल का भी सेट में ये क्वेश्चन था। किस प्रकार की मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जिसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान और तटीय क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखी जाती है। इसमें गेहूँ, धान आदि फसलों की पैदावार होती है। वहीं लाल मिट्टी की बात करें तो इस फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल होता है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। मोटे अनाज और दलहन और चावल की खेती की जाती है। वहीं लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी, इसमें लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। कर्नाटक और केरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे निच्छालित मृदा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। निच्छालित मृदा किसे कहते हैं? लेटराइट मिट्टी को कहते हैं। इसमें काजू, चाय, कहवा, मसाले आदि की खेती की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो एशिया और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है फिलीपीन प्लेट। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें नजका प्लेट तो ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच अवस्थित है। वहीं बात करें अरेबियन प्लेट या उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में एक मामूली प्लेट है। वहीं फिजी प्लेट तो यह फिजी के आसपास स्थित प्लेट है। फिलीपीन प्लेट जो है यह फिलीपींस के पूरब में सागर के नीचे स्थित प्लेट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो ये शिला किस में वर्णित है? अशोक के 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में और क्या चीज़ का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में 5 यवन राजाओं का नाम का भी वर्णन है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। वहीं बात कर लेते हैं अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख। तो इनके पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की। पशु बलि की निंदा पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। वहीं बात करें इनकी 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति। वहीं बात करें इनका 9वां शिलालेख तो 9वां में सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार का उल्लेख है। वहीं बात करें 10वें शिलालेख तो अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की सोचे। वहीं 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। 11वें में धम्म की व्याख्या है और 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की वर्णन है। और 14वें शिलालेख में उन्होंने अशोक ने कहा है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये वर्णित है 14वें शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल विलाग की स्थापना उन्होंने कब किया? तो अल हिलाल जो स्टार्ट हुआ था 1912 में, ये 1912 से लेकर 1914 तक चला था। 12 से 14 तक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद पुनः अल विलाग नाम से उसकी स्थापना किया गया था 1915 में। कब किया गया था? 1915 में किया गया था। वहीं बात करें इनकी और 2 पत्रिका थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। क्या थी? गुबारे खातिर और
इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी 2 और प्रमुख पत्रिका थी। वहीं बात करें जिन्ना, अच्छा जिन्ना की प्रमुख कौन सी थी, तो कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है, तो यह सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की एक पुस्तक है। जिन्ना का हम लोगों ने देखा कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो ये कहा था बलबन ने कहा था। किसने कहा था, बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, बलबन की बात करें तो बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था, यानी इल्तुतमिश का दास था। वहीं बात करें बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। बलबन ने तुर्के चहलगामी को समाप्त किया, सीजदा एवं पेबोश प्रथा शुरू किया, नवरोज त्यौहार शुरू किया और बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना किया, दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। अब बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो रहते थे, अमीर हसन और अमीर खुसरो रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, इसकी राजनीतिक राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है, तो उसकी धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है, अमृतसर को। ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर को। राजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में। किस मिसल के थे ये, सुकर चकिया मिसल के, सुकर चकिया मिसल के थे। वहीं बात करें राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज चार्ल्स मेडकॉफ के बीच एक संधि हुआ था जो बहुत फेमस है, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुआ कब था, 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में। इसके अनुसार सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। वहीं रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो यह श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिसेप को। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। 1750 में खोजा था किसने, फैनथेलर ने। किसने खोजा था, फैनथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों शिक्षा पर ध्यान दिया था चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड आयोग, जिसकी स्थापना 1854 में किया गया था डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। वहीं मैकाले आयोग, मैकाले आयोग की स्थापना 1934 में विलियम बेटी के द्वारा किया गया था। इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम करने पर जोर दिया था। वहीं हंटर आयोग, हंटर आयोग 1882 में, हंटर आयोग का गठन 1882 में रिपन के द्वारा किया गया था। शैक्षणिक सुधार से संबंधित यह आयोग था। प्रश्न है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो वह था ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। वहीं प्रार्थना समाज केशव चंद के सहयोग से इसकी स्थापना 1867 में किसने किया था, आत्माराम पंडूराम, देवेंद्र नाथ ठाकुर और MG रनाडे के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो सबसे पहले हुआ था ये ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना, उसके बाद हुआ था आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने? पंडिता रमाबाई ने किया था। किया कब था? तो ये किया था 1889 ईस्वी में। वहीं बात करें महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था 1867 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती, अभी हम लोगों ने देखा आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था और ये पहली भारतीय महिला थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा एवं संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो अकबर के समकालीन शासक था हेमू। ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें, अकबर ने हेमू को हराया था। कौन सा युद्ध में हराया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को हुआ, उसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। उसके बाद बात करें राजा मान सिंह, तो यह अकबर का सेनापति था। वहीं बात करें महाराणा प्रताप, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को कौन सा युद्ध में हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। इससे क्वेश्चन आते ही हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है, यानी कांग्रेस टीबी से पीड़ित है। वहीं बात करें डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने क्या कहा? करजन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी, तो चटर्जी जी ने क्या कहा था? तो चटर्जी जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, पद के भूखे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें सजा मिला कब था? तो इन्हें सजा मिला था 1883 ईस्वी में। एक बंगाली पत्रिका थी, उसमें जो है बंगाली पत्रिका थी और उसमें जो कुछ टिप्पणी इनकी गलत थी, तो उसके कारण इन्हें जो है सजा मिला था। और सजा पाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पहले व्यक्ति थे। और इनकी जो है प्रमुख जो पत्रिका थी, और इनकी प्रमुख पत्रिका कौन थी? इनकी प्रमुख पत्रिका थी ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग। वहीं बात करें माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी इनकी प्रमुख पुस्तक है। वहीं बात करें तिलक, तो इन्होंने मराठा और केसरी का संपादन किया था। मराठा और केसरी का संपादन किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनकी एक प्रमुख कृति है प्रताप। कौन सी? प्रताप। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाइए। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले हुआ था सिराजुद्दौला नवाब बना था। तो सिराजुद्दौला नवाब कब बना था? ये 9 अप्रैल 1756 को बना था। उसके बाद हुई थी ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना हुई कब थी? तो ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। उसके बाद अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध तो हम लोग जानते हैं, ये हुआ था 23 जून 1757। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते अगला प्रश्न।
प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो सर्वाधिक चर्चा मिलता है घोड़ा का। तो ऋग्वेद में घोड़ा के लिए कितने बार उल्लेख है घोड़ा का? तो 215 बार, 215 बार। गाय का उल्लेख 176 बार। कितना बार? 176 बार। सबसे अधिक पिता का उल्लेख है, सबसे अधिक पिता का उल्लेख है 335 बार। उसके बाद जन का उल्लेख है 275 बार। उसके बाद इंद्र का उल्लेख है, इंद्र का कितनी बार उल्लेख है? इंद्र के लिए उल्लेख 250 बार, इंद्र के लिए 250 बार। और अग्नि के लिए कितना बार? तो अग्नि के लिए 200, अग्नि के लिए 200। इससे क्वेश्चन आते हैं आर्यों के मूल निवास के बारे में भी वैदिक काल से क्वेश्चन बनते हैं कि आर्यों सब विद्वानों का अलग अलग मत था। तो तिलक का क्या मत था? तो आर्यों के बारे में तिलक का क्या मत था? तो तिलक का मत था कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? आर्कटिक प्रदेश। कहाँ था? आर्कटिक प्रदेश था। वहीं दयानंद सरस्वती का मत था कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? तिब्बत था। कहाँ था? तिब्बत था। चलिए दोस्तों देखते हैं। और मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर ने कहा था आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया था। वहीं गंगानाथ झा ने कहा था आर्यों का निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश। कहाँ? ब्रह्मर्षि देश कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा था? पहले 4 व्रत थे, पहले क्या थे? 4 व्रत थे। 5वां व्रत जोड़ा था महावीर ने। महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का व्रत जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य का व्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। वहीं महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। जात्री कुल के थे। और माता त्रिशला थी जो राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। बचपन में ये अपने बड़े भाई वर्धमान से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जिन कहलाए। जिन मतलब विजेता, अहर्त कहलाए यानी पूजनीय कहलाए, निग्रंथ कहलाए यानी बंधन विहीन कहलाए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। एक अकेला गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आर्य सुधर्मा महावीर के बाद भी जिंदा रहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो गांव के 3 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। तब जब गौतम बुद्ध की बात आई तो जान लेते हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ जो नेपाल में है। पिता सुद्धोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे। माता माया देवी जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था जो मौसी लगती थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से। इनका पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया जिसे महाभिष्क्रमण कहा गया है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35वें साल में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सिद्धार्थ कहलाए। क्या कहलाए? इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए देखते अगला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? तो भरत और पुरु मिलन से कुरु कबीला का निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाक्रम
निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। देख लेते हैं सही क्रम इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले मुस्लिम लीग की स्थापना। तो हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। वहीं बात करें बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? जून 1928 पटेल के नेतृत्व में। उसके बाद हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। उसके बाद नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करा। गुजरात विजय के उपरांत इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। शाहजहां स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण कराया। जहांगीर, इन्होंने न्याय की घंटी लगवाई और चित्रकारी के लिए इनके काल को जाना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन वस्तुओं का अनुवाद किया गया? तो सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो सिंहासन बत्तीसी, अर्थवेद और बाइबिल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं कुछ कृतियाँ जिसका अनुवाद फारसी में किया गया। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। वहीं भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था टोडरमल ने। किसने किया था? टोडरमल ने किया था। अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सर हिंदी ने किया था। किसने किया था? सर हिंदी ने किया था। वहीं बात करें लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। किसने? फैजी ने किया था। और पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहबाजी ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ था? तो किस शाखा का हुआ था? ब्रजियान शाखा का। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म के मूलतः 3 शाखा थे। कौन कौन? हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान जो होता था, हीनयान जिसे हम लोग थेरवाद भी कहते थे। हीनयान यह सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। यानी निम्न मार्ग पे थे, लेकिन ये इनका तपस्या कठिन था, इनका साधना कठिन था। उसके बाद महायान की बात करें तो यह नवीन विचारधारा के थे। ये कहते थे ईश्वर की कृपा से ही निर्माण की प्राप्ति होती है। वहीं वज्रयान शाखा ये मूर्ति पूजा करते थे। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कीजिए, निश्चित है आपको फायदे होंगे। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।